एक्सेलेंट और npm स्टार्ट वो कर लेता हूँ बेसिकली। अच्छा ठीक है। और तो बैकएंड मैंने बोला बैकएंड भी चालू किया सर। हम्म तो बैकएंड टाइपस्क्रिप्ट का प्रैक्टिस चालू किया मैंने अभी। हम्म इसके बाद ओके वो तो आपने बोला था रिएक्ट तो अभी चालू नहीं हुआ बट वो आपको बोला था टाइपस्क्रिप्ट फर्स्ट। हम्म कल लास्ट में शुरू अपने बताया था बोला कि हम्म तो टाइपस्क्रिप्ट हाई प्रायोरिटी बन रहा हूँ। ठीक है। तो अभी टाइपस्क्रिप्ट से स्टार्ट करते हैं, मतलब हाँ टाइपस्क्रिप्ट मतलब रिएक्ट से स्टार्ट करते हाँ चलेगा हैं। सर। तो अभी रिएक्ट डॉट डेव जो है ये है ऑफिशियल साइट। ओके ठीक है। तो इस ऑफिशियल साइट में मेनली हम लोग जब देखते हैं इसमें बेसिकली क्या है, रिएक्ट के जो फंडामेंटल्स है ये पे सारे हम लोग को रिएक्ट फंडामेंटल्स के बारे में हम लोग को मिलेगा। ओके ठीक है। मतलब रिएक्ट कैसे काम करता है, रिएक्ट क्या है, किस तरीके से काम करता है, उसके बारे में डिटेल्स ऑफिशियल जो साइट है वो यहाँ पे है। डेफिनेटली आप W3 स्कूल्स में भी पढ़ सकते हो। उसमें भी काफ़ी सारी चीज़ बहुत आसान तरीके से लिखा हुआ है, बट इस ये एक्चुअली मेन ऑफिशियल साइट है जहाँ पे हम लोगों को रिएक्ट के बारे में डिटेल्स सब कुछ मिल जाएगा। तो यहाँ पे बेसिकली ये क्या है, किस तरीके से काम कर रहा है, उसका थोड़ा सा सैम्पल्स यहाँ पे दिया हुआ है जो पढ़ सकते हैं। इसका इंस्टॉलेशन अगर देखें तो यहाँ पे इंस्टॉलेशन के लिए बहुत सारा अलग अलग प्रोसीड्योर दिया हुआ है। और बेसिकली यहाँ पे पहले जो इंस्टॉलेशन प्रोसेस जो है क्रिएट रिएक्ट ऐप बोलकर यहाँ पे एक ऑप्शंस, मतलब क्रिएट रिएक्ट ऐप बोलकर भी एक वेबसाइट है जो अभी डेप्रिसिएट हो गया है, क्रिएट रिएक्ट ऐप डॉट डेप। ये बेसिकली एक ऑफिशियल साइट है जहाँ पे ऐप को यहाँ पे क्रिएट करके इस पर्टिकुलर चीज़ों को यूज़ करके हम लोग अपना काम कर सकते हैं। मत बेसिकली इससे काफ़ी जल्दी हम लोगों का जो कोड है वो बिल्ड होकर तैयार होकर रेडी हो सकता है। ठीक है। इसमें कभी कभी कुछ प्रॉब्लम आ भी जाता है, मतलब कभी कभी कुछ प्रॉब्लम आता है तो इसलिए थोड़ा सा दिक्कत आ सकता है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ ऑप्शंस है, जैसे कि यहाँ पे नेक्स्ट जेएस ऐप। नेक्स्ट जेएस ऐप थोड़ा सा एडवांस लेवल ऐप है, तो इससे हम लोग अगर क्रिएट करने जाएंगे तो ये दिक्कत देगा। उसके बाद क्रिएट रिएक्ट ऐप, क्रिएट रिएक्ट राउटर। रिएक्ट राउटर दूसरा एक फ्रेमवर्क है जो हम लोगों को ज़रूरत पड़ता है, रिएक्ट राउटर। रिएक्ट राउटर बेसिकली एक राउटिंग के बारे में हम लोगों का ऑप्शंस यहाँ पे देता है। तो राउट राउटिंग ऑप्शंस में हम लोग राउट सेट कर सकते हैं। तो तो राउटिंग में सबसे बड़ी चीज़ है यहाँ पे कि ये प्रोसेस जो है थोड़ा सा रेस्ट्रिक्शंस देता है, मतलब यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है। उसके बाद रिएक्ट से हम लोग मोबाइल ऐप डेवलपमेंट अगर करना चाहें तो ये है रिएक्ट मोबाइल ऐप डेवलपमेंट फ्रेमवर्क। ये कुछ ऑप्शंस है जो हम लोग यहाँ पे मतलब रिएक्ट से ही स्टार्ट कर सकते हैं। तो रिएक्ट का जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटीज़ है। ठीक है इसके अंदर। तो सर अभी इसमें से हम लोग को चालू कैसे करना है अभी। अभी अभी इसका जो आपने मल्टीपल आपने बताया मुझे अभी। मल्टी मल्टीपल ऑप्शंस बेसिकली रिएक्ट एक्चुअली है लाइब्रेरी, रिएक्ट लाइब्रेरी है। तो इसी वजह यस से सर। क्या है, इसमें काफ़ी मल्टीपल ऑप्शंस यहाँ पे है। ठीक है। काफ़ी सारा मल्टीपल ऑप्शंस यहाँ पे दिखाई देता है। तो इसी वजह से यहाँ पे मेनली जब भी हम लोग यहाँ पे हम लोग इसको कैसे भी हम लोग इसको सेटअप कर सकते हैं, इसको स्टार्ट कर सकते हैं। तो देखते हैं किस तरीके से ये स्टार्ट हो सकते हैं। ठीक है। ओके तो मेनली मेनली यहाँ पे रिएक्ट लाइब्रेरी के हिसाब से भी इसको यूज़ कर सकते हैं और रिएक्ट को एज ए हम लोग फ्रेमवर्क के हिसाब से भी कर सकते हैं। तो रिएक्ट फ्रेमवर्क में सबसे आसान फ्रेमवर्क अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे क्रिएट रिएक्ट ऐप जो ये ऑप्शन जो है ये सबसे आसान स्ट्रक्चर है, जहाँ पे हम लोगों को जावास्क्रिप्ट और टाइपस्क्रिप्ट दोनों ऑप्शंस यहाँ पे मिल जाता है। ठीक है। जावास्क्रिप्ट और टाइपस्क्रिप्ट दोनों ऑप्शंस हम लोगों को यहाँ पे मिल जाता है जब हम लोग इसका ऐप क्रिएट करते हैं। इसके अलावा भी हम लोग पार्सल जेएस
जब हम लोग पार्सल जैसे अगर काम करते हैं, पार्सल जैसे जब हम लोग काम स्टार्ट करते हैं, तब यहाँ पे हम लोगों को ओ वेब सेक्शंस में जाएंगे। तो यहाँ पे जो यहाँ पे बेसिकली रिएक्ट जो ऑप्शन है, इस ऑप्शंस में अगर जाते हैं तो यहाँ पे भी रिएक्ट ऐप डेवलपमेंट का ऑप्शंस हम लोग को यहाँ पे दे देता है। यहाँ पे मेन जो लाइब्रेरी है रिएक्ट और रिएक्ट डोम, ये दोनों जो लाइब्रेरी है, ये दोनों लाइब्रेरी एक्चुअली काम करता है हम लोग का काम को बेहतर करने के लिए। तो रिएक्ट डोम का CDN लाइब्रेरी भी मिलता है। तो रिएक्ट CDN लिंक्स एक बार देखते हैं, अगर मिलता है तो अच्छा है। तो ये बेसिकली लेगासी वर्जन बोलते हैं, मतलब 18, ये जो 2 वर्जन है इसको हम लोग डायरेक्टली HTML में लगा के भी काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्लास 15 करके मैंने यहाँ पे ऑप्शंस दे रहा हूँ, index.html, यहाँ पे HTML करके यहाँ पे स्ट्रक्चर सेट किया और इसी स्ट्रक्चर के अंदर यहाँ पे ये डाला। तो जैसे ही ये स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे डाला तो यहाँ पे बेसिकली क्या है, रिएक्ट एंड रिएक्ट डोम ये दोनों आ चुका है। अभी इसका जो सेटअप है, इसका सेटअप बेसिकली हम लोग यहाँ पे यहाँ पे पहले रूट यूज़ करेंगे। यहाँ पे div क्लास div id रूट ऐसे यहाँ पे सेटअप कर लो। सेटअप करने के बाद उसके बाद यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग डाला। स्क्रिप्ट टैग डालने के बाद यहाँ पे हम लोगों को रिएक्ट के बारे में अगर कुछ काम करना है तो हम लोग यहाँ पे कुछ यहाँ पे जो स्क्रिप्ट टैग दे रहा है यहाँ पे ये यूज़ कर सकते हैं। इसको ले ही लेता हूँ, मैंने यही ऑप्शन ऑफ करने के बाद भी ये दिखा रहा है, मतलब ये हेल्प बिना किए छोड़ेगा नहीं, इतना डेडिकेशन। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे एक बेसिकली रूट जो है ये मेनली हम लोगों का पॉइंट है किस जगह पे हम लोग इस डेटा को घुसाएंगे। मतलब यहाँ पे जो भी एप्लीकेशन बिल्ड होगा वो कहाँ पे घुसेगा, उस जगह को मेंशन करने के लिए ये रूट वाला ऑप्शन है। और इस रूट को कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे गेट एलिमेंट बाय आईडी रूट करके इस पर्टिकुलर ऑप्शंस को यहाँ पे सेट किया गया है। अभी रिएक्ट डोम जो है, रिएक्ट डोम बेसिकली हम लोगों का जितने भी कंपोनेंट्स बनाएंगे उस कंपोनेंट्स को लिंक करने का काम करेगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली ये जो फंक्शन है ये एक बेसिक सिंपल फंक्शन है, बट इसके अंदर ये जो यूज स्टेट है, यूज स्टेट बेसिकली क्या करता है, हम लोग जब जावास्क्रिप्ट के थ्रू काम करते हैं तो जावास्क्रिप्ट में थ्रू काम करने की वजह से क्या होता है, हम लोग का पेज जो है वो पेज एक्चुअली रिफ्रेश होता है एक्शंस के ऊपर बेस करके। जैसे ही हम लोगों के ऊपर मतलब पेज के ऊपर कोई भी एक्शंस आए, उस एक्शंस के ऊपर एक्चुअली जो वैल्यू है वो चेंज होता है। तो उसी एक्शंस को यहाँ पे नाम देता है स्टेट। उसी स्टेट को यूज़ करके यहाँ पे एक ये जो वेरिएबल है, मतलब पहला वाला जो है ये वेरिएबल है और दूसरा वाला जो है ये फंक्शन है। तो यहाँ पे वेरिएबल में क्या होता है, डेटा प्रोड्यूस होता है और फंक्शंस में डेटा कंज्यूम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे फंक्शंस बेसिकली क्या करता है, डेटा को कंज्यूम करता है, डेटा लेता है, और जो वेरिएबल है उसमें डेटा दिखता है। इसका जो पैटर्न है, इस पैटर्न को बोलते हैं पब सब पैटर्न, मतलब पब्लिशर एंड सब्सक्राइबर पैटर्न। एक जगह से पब्लिश हो रहा है डेटा और दूसरे जगह पे डेटा को सब्सक्राइब किया जा रहा है, जिससे हम लोग का जो आउटपुट है वो दिखता है। उसके बाद यहाँ पे जो भी चीज़ें बनता है, मतलब जो भी फंक्शंस यहाँ पे बनता है, उस फंक्शंस को एज ए कस्टम एलिमेंट, मतलब ये बेसिकली एक फंक्शंस ही है, ऐसा नहीं है कि ये एलिमेंट है। बट यहाँ पे जो सिंटैक्स है, ये सिंटैक्स एक्चुअली एज
एलिमेंट शो करता है। मतलब ये बेसिकली आता है बेबल जेएस से। बेबल जेएस बोलकर एक साइट है, वो बेसिकली इस पर्टिकुलर चीज़ों को सपोर्ट करता है। तो तो सर एक मिनट, आपने रिकॉर्डिंग चालू किया है? हाँ, रिकॉर्डिंग मैंने चालू किया। तो यहाँ पे ये जो फंक्शन है, मतलब ये बेसिकली एक्चुअली फंक्शन ही है, बट इसको एज ए ट्रीट किया जा रहा है एज एलिमेंट, एचटीएमएल एलिमेंट। तो इसी एचटीएमएल एलिमेंट के ऊपर ही बेस करके हम लोगों का जो आउटपुट है वो थोड़ा सा आसान होता है एज ए डिज़ाइनर, वेबसाइट डिज़ाइनर के हिसाब से, क्योंकि वेबसाइट डिज़ाइनर ज़्यादातर ये टैग को सोचते हैं कि ये थोड़ा सा आसान है, इसमें जो भी एट्रीब्यूट्स हम लोग यूज़ करेंगे उस एट्रीब्यूट्स के हिसाब से डिज़ाइन थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो सकता है। तो ये चीज़ को मैंने डायरेक्टली विदाउट मतलब कंपाइलर, हम लोग डायरेक्टली इसको वेबसाइट से लिंक करके यहाँ पे मैंने डाल दिया। अभी देखते हैं इसका हालत क्या है। npm build लाइक npm choose लाइक कैसे चालू हाँ, npm बिल्ड नहीं किया, अभी देखते हैं यहाँ पे कैसे चलता है, चलेगा कि नहीं। जैसे मैंने बोला कि यहाँ पे बेसिकली ये जो फंक्शंस जो है यहाँ पे ये जो है ये एक्चुअली सपोर्ट नहीं करता है। देखिए लाइन नंबर 19, मतलब बेसिकली ये जो भी चीज़ें यहाँ पे दिया हुआ है, जो भी सिंटैक्स यहाँ पे दिया हुआ है, ये सिंटैक्सेस एक्चुअली डायरेक्टली सपोर्ट नहीं करता है। बिकॉज वो लेगेसी है इसलिए। लीगसी नहीं, बेसिकली प्रॉब्लम यही है कि जावास्क्रिप्ट के अंदर ये जो एंगल ब्रैकेट है ये एक्चुअली सपोर्ट करता ही नहीं है। ये एक्चुअली सपोर्ट नहीं करता है क्योंकि जावास्क्रिप्ट एचटीएमएल सपोर्ट नहीं करता है, जावास्क्रिप्ट सपोर्ट करता है फंक्शन। बट ये बेसिकली क्या होता है, ये कन्वर्ट हो चुका है फंक्शन से एलिमेंट पे, और उसके लिए एक कन्वर्टर की ज़रूरत पड़ता है। मतलब बेसिकली यहाँ पे विदाउट कन्वर्टर ये काम नहीं कर सकता है। तो इसके लिए देखते हैं ये वाला लाइन की ज़रूरत पड़ेगा, ये वाला लाइन को अटैच करना पड़ेगा, तब जगह ये चल सकता है। तब पर भी ये अभी भी प्रॉब्लम अटका के रखा है लाइन नंबर 20 में। यहाँ पे গ্যাস খতম হয়ে গেছে। হেঁটে হেঁটে চলে যাচ্ছে, 10:30টার ট্রেনটা ধর, আর গ্যাস শেষ হয়ে গেছে। ঠিক আছে, সাবধানে যাও, আমরা হাসিমুখে যাও। ক্লাস চলছে আমার। यहाँ पे ये जो एनवायरनमेंट है, इस एनवायरनमेंट को यहाँ पे जो एनवायरनमेंट यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये एनवायरनमेंट मेनली काम शायद नहीं कर रहा है, क्योंकि ये जो सर्वर है, ये लाइव सर्वर में ये इस तरह का कुछ एक्स्ट्रा सॉकेट लेयर क्रिएट करके इसको लाइव करता है। मेरे ख्याल से यहाँ पे एक रियल टाइम सर्वर का जो प्रोडक्शन वर्जन सर्वर जो है वो एक बार टाइप करके देखते हैं। सर्व करके ACRV सर्व करके यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो अभी देखते हैं ये काम करते हैं या नहीं। City.
यहाँ पे भी ঠিক আছে। तो अच्छा, यहाँ पे बेसिकली जब हम लोग इस तरह का काम करते हैं, मतलब बेसिकली डायरेक्टली इस तरीके से अगर काम करेंगे, तो यहाँ पे मेनली क्या होता है, ये जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी है जहाँ पे हम लोगों को ये जो कर्ली ब्रेसेस है, मतलब कर्ली ब्रेस नहीं, एंगल ब्रैकेट जो है, ये डायरेक्टली काम नहीं करता है। तो उसके लिए बेसिकली यहाँ पे क्रिएट रिएक्ट एलिमेंट करके यहाँ पे एलिमेंट क्रिएट करना पड़ेगा, मतलब एलिमेंट के जो डेटा है वो यहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा। और इसी एलिमेंट को यूज़ करके यहाँ पे हम लोग सारा फंक्शंस जो भी हम लोग चाहते हैं उसको क्रिएट करते हैं इसके हिसाब से, जो बेसिकली इस तरीके से हम लोग, मतलब जो JSX है, मतलब मेनली यहाँ पे ये वाला पार्ट हम लोगों को यूज़ करते हैं। और JSX के लिए ये वाला वर्जन्स क्या लगाए, 7 लगा दिया, देखते हैं 6। मैं थोड़ा सा आ रहा हूँ। हाँ सर, कोई बात नहीं है सर।
हेलो। हेलो। हाँ सर। बट जैसे हम लोग कुछ जो आप सीडियन कॉल करेंगे तो उस टाइम जरूरत पड़ेगी ना सर। मतलब बेसिकली सीडीएन से हो सकता है, बट अभी ये सपोर्ट नहीं कर रहे ठीक तरह से। ओके। छोड़िए, ये जो नहीं काम कर रहा है उसको छोड़ तो देते वही रिएक्ट कैप्चर से रिलेटेड। हैं, जो प्रॉब्लम कर रहा है उसको छोड़ देते हैं। सही बात है। तो इसको जो सेटअप है, ये सेटअप बेसिकली बहुत अलग अलग तरीके से हो सकता है। बेसिकली ये जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी है जो डायरेक्टली ब्राउज़र से भी चल सकता है, बट इस पे कुछ डिपेंडेंसी की ज़रूरत पड़ता है, जो यहाँ पे दिखा रहा था कि बेसिकली हम लोगों को प्रोडक्शन वर्जन, डोम वर्जन, ये दोनों ज़रूरत पड़ता है डालने के लिए, और साथ ही साथ एक्स्ट्रा ये सब मिनट ऑप्शंस जो है ये डॉम रखता है। डॉम क्या रहता है मुझे सर। डॉम बेसिकली हम लोग जो HTML के ऊपर जब भी हम लोग मैनिपुलेशंस डाल रहे हैं, हाँ। वही बेसिकली डोम है, मतलब डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। तो डॉक्यूमेंट बेसिकली हम लोगों का HTML पार्ट है, उसका ऑब्जेक्ट है जो अलग अलग HTML एलिमेंट्स जो है वो बेसिकली उसका ऑब्जेक्ट है। और मॉडल बेसिकली क्या होता है, जो जावास्क्रिप्ट से हम लोग जो डेटा प्रोड्यूस कर रहे हैं वो बेसिकली होता है मॉडल। तो यही सब तीनों चीज़ को एक साथ में मिला के होता है डोम। ओके। जैसे हम लोग कोई डॉक्यूमेंट के अंदर इनलाइन करके मॉडिफिकेशन करते हैं तो उसको हम लोग डॉम बोल सकते हैं। जैसे क्या HTML के अंदर हम लोग कोई टैग को मॉडिफाई करते हैं थोड़ा जावास्क्रिप्ट में कोड लिख दिया डॉक्यूमेंट डॉट इनलाइन डॉट टेक्स्ट ऐसा करके लिख दिया और हेलो सिंपली से कि हेलो देखो चीज कर दिया मैंने ऐसा। सो दिस इज कॉल्ड एज डॉम और नो। डॉम इज कंप्लीट डिफरेंस इन लाइन। कॉन्सोल डॉट लॉग में अगर कुछ डालते हैं तो वो डॉम नहीं होता है, लेकिन ओके। जब हम लोग जावास्क्रिप्ट से हम लोग डायरेक्टली HTML HTML के, मॉडिफाई हाँ, हाँ। HTML के ऊपर जब हम लोग कुछ काम करते हैं या HTML को मॉडिफाई करते हैं, तब होता है वो डॉम। ओके करेक्ट तो डॉम होता है यस। ठीक है। तो बेसिकली हम लोग जब बट सर जरूरत क्यों पड़ी ऐसा क्यों लिखा रिएक्ट अभी आपने लिखा था देखो यहाँ पे दो चैन एक रिएक्ट करके था रिएक्ट डॉट प्रोडक्शन डॉट मेन डॉट जस्ट रिएक्ट डेवलपमेंट और हाँ, रिएक्ट डॉट डॉम की जरूरत पड़ी क्यों फिर तो अभी देखिए रिएक्ट बेसिकली क्या करता है, रिएक्ट में बेसिकली जो ऑप्शंस है वो बेसिकली यहाँ पे जो यूज स्टेट, यहाँ पे जो सेट स्टेट जो हुक्स है, मतलब रिएक्ट का जो बेसिक फंडामेंटल्स है वो बेसिकली आता है इस रिएक्ट लाइब्रेरी के अंदर से। क्योंकि ओके रिएक्ट का जो मेन कॉन्सेप्ट जो है, मेन कॉन्सेप्ट यहाँ पे एलिमेंट, रेंडर एलिमेंट करना, कंपोनेंट बिल्ड करना, स्टेट लाइफ साइकिल हैंडल करना, इवेंट्स को हैंडल करना, कंडीशनल रेंडरिंग, मतलब यहाँ पे जो बेसिक जो कॉन्सेप्ट है, ये सारा कॉन्सेप्ट बेसिकली है रिएक्ट के लाइब्रेरी के अंदर। ठीक है। ओके और जब इसको प्रोड्यूस करना है, मतलब इसका जो रिएक्ट का जो एक्चुअल कोड है, जो इस तरह का जो कोड है, इस कोड को प्रोड्यूस करके जब हम लोग HTML के साथ कनेक्ट करते हैं, मतलब जब यहाँ पे ये HTML के साथ कनेक्ट होता है, उस पार्ट को हैंडल करता है डोम ने। ओके दैट्स व्हाई वी रिक्वायर बोथ ऑफ देम ओके हाँ, फिर तो रिएक्ट को खुद से आने का डॉम। तो इसलिए रिएक्ट एंड रिएक्ट डोम ये दोनों को एक साथ में मिलाकर तभी जाके यूज़ कर सकते हैं। बट तब पर भी यहाँ पे जब हम लोगों को इस तरह का JSX कंपोनेंट्स की ज़रूरत पड़ता है, तो JSX कन्वर्टर और कंपाइलेशंस के लिए हम लोगों को एक्चुअली इस तरह का जो है, अच्छा ये काम कर जाता। एक बार फिर से ट्राई करता हूँ, शायद ओके काम कर जाता। मैंने एक लाइन मिस कर दिया था शायद। अम, यहाँ पे मैंने अभी अभी एक लाइन देखा। तो ये दो लाइन, पहला हम लोग यहाँ पे जावास्क्रिप्ट के अंदर यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे दूसरा जो लाइन है वो बेसिकली है कि ये लगाना पड़ेगा। ठीक है। तो ये लगाने के बाद ये लगा लेने के बाद उसके बाद यहाँ पे डीप रूट आईडी, और यहाँ पे एक्चुअली क्या है, ये जो है टाइप जो है टेक्स्ट बेबल, ये एक्चुअली टाइप हम लोगों को जो सपोर्ट है
वो यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है। स्क्रिप्ट ये टैग है। और अभी इसके अंदर हम लोग यहाँ पे सिंपल एक फंक्शन डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे फंक्शन हो या क्लास हो, कुछ भी हम लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली यहाँ पे क्लास से भी हो सकता है और फंक्शन से भी हो सकता है। यहाँ पे यूज स्टेट बोलकर यहाँ पे ऑप्शन है। उसके बाद इस तरीके का फंक्शन, मतलब अलग अलग प्रोसेस में ये काम कर सकता है। तो उसके बाद यहाँ पे इसको डायरेक्टली एक बार इस तरीके से करके देखते हैं। ये हाँ, ये सपोर्ट किया। तो बेसिकली यहाँ पे मेन जो चीज़ है ये पार्ट को अगर मिसिंग करते हैं तो ये जो सपोर्ट है, मतलब यहाँ पे जो ये कर्ली ब्रेस का ये जो सपोर्ट है ये नहीं रहता है। ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं कि इसको मिसिंग करने के वजह से ये प्रॉब्लम दिखा रहा था, मतलब कुछ नहीं दिख रहा है। कुछ नहीं दिख रहा था। ठीक है। नंबर 2016 पे एरर दिखा रहा था। तो जैसे ही हम लोग इसका ये ऑप्शन दे देते हैं तो इसको पता चल जाता है कि ये एक्चुअली जो हम लोग सिंटैक्स लिखने वाले वो सिंटैक्स टाइपस्क्रिप्ट का होगा। और उसके बाद यहाँ पे ये काम करता है। ओके। ठीक है, तो यही एक चीज़ का थोड़ा सा मिसिंग था जिसके वजह से ये काम नहीं कर रहा था। तो एक्चुअल जैसे अभी आपने तो सर ये फंक्शन बना दिया, तो क्लास बना दिया, ओके। एक्चुअल ये केक में दिस इज द मैंडेटरी डिवाइडेड हो, तो ठीक है। स्क्रिप्ट टाइप टेक्स्ट टेबल इज मैंडेटरी होगा सर। स्क्रिप्ट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट टेबल, ओ मैंडेटरी होगा। ये एक्चुअली क्या होता है, बहुत सारा जावास्क्रिप्ट है, बहुत सारा जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी है जिसमें टाइप डिफाइन करना कभी कभी ज़रूरत पड़ता है। क्योंकि उसका क्या होता है, उसका खुद का एक अलग से कोड बेस होता है। जैसे कि अगर आप मान लो कि आपको पाइथन कोड आपको HTML में लिखना है, ठीक है, जहाँ पे पाई स्क्रिप्ट यूज़ करोगे। पाई स्क्रिप्ट जो साइट है ना, पाईस्क्रिप्ट.net, यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, आप अगर ये पाइथन कोड से आप वेबसाइट डेवलपमेंट और वेबसाइट का डोम मैनिपुलेट करना चाहते हो तो यहाँ पे जो पाईस्क्रिप्ट है, इस पाईस्क्रिप्ट को भी आप यूज़ कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे मेनली आप पाईस्क्रिप्ट जब यूज़ करोगे तो पहला क्या है, आपको लाइब्रेरी सपोर्ट जो यहाँ पे है वो लाइब्रेरी सपोर्ट डालना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, आपको टेक्स्ट/पाईस्क्रिप्ट ये जब लिखोगे तभी जाके आप यहाँ पे पाइथन कोड डाल पाओगे जो कन्वर्ट हो जाएगा जावास्क्रिप्ट में। ओके। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे जो सिंटैक्स है ये सिंटैक्स थोड़ा सा हाई लेवल सिंटैक्स है। तो इसी वजह से क्या है, यहाँ पे नॉर्मली हम लोगों को HTML के अंदर ये जो मतलब सॉरी नॉर्मल जावास्क्रिप्ट के अंदर HTML सपोर्ट नहीं करता है। लेकिन जब हम लोग बेबल लिखेंगे, मतलब यहाँ पे बेबल लाइब्रेरी के साथ जब बेबल लिखेंगे तभी जाके हम लोगों को यहाँ पे ये जो डोम मैनिपुलेशन का जो सपोर्ट है वो यहाँ पे मिलता है। और ये डोम मैनिपुलेशन वाला जो सिंटैक्स कन्वर्टर जो है वो बेबल.js के अंदर है। ओके। तो बेबल.js जानता है कि ये जो है ये एक्चुअली फंक्शंस के तौर पे इसको कन्वर्ट करना है और इसका जो भी फंक्शनलिटी प्रोड्यूसर जो पर्पस है वो यहाँ पे ये इस दो लाइब्रेरी से आया है। तो बेसिकली ये सारा चीज़ को मिला के ये एक्चुअली एक फ्रंट एंड लाइब्रेरी फ्रेमवर्क बना। तो यहाँ पे बेसिकली क्या है, कुछ भी सेटअप नहीं है, थर्ड पार्टी कुछ भी सेटअप नहीं है, जस्ट सिंपल प्रोसेस में एक अप एंड रन एप्लीकेशन क्विकली बिल्ड कर दिया। ओके। ठीक है, मतलब बेसिकली यहाँ पे ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें डाला नहीं है। बट बेसिकली क्या है, इस तरीके से अगर काम करेंगे तो यहाँ पे हम लोग बड़ा जो एप्लीकेशन है मतलब लार्ज स्केल अगर एप्लीकेशन हमको बिल्ड करने जाएगा तो इस तरीके से लार्ज स्केल एप्लीकेशन बिल्ड हम लोग नहीं कर पाएंगे। तो इसी वजह से हम लोग यहाँ पे एक एडवांस सेटअप यहाँ पे क्रिएट करते हैं। तो अभी एडवांस सेटअप अगर क्रिएट करना है, यहाँ पे अगर एडवांस सेटअप जो है मतलब बेसिकली हम लोगों को बिल्डर टूल के थ्रू यहाँ पे सेटअप करना होगा।
तो बिल्डर टूल के थ्रू अगर सेटअप करेंगे तो यहाँ पे कुछ ना कुछ बिल्डर टूल हम लोगों को यूज़ करना पड़ सकता है। बेसिकली क्या है, ये मैंने इसलिए दिखा रहा हूँ कि सेटअप जब रिएक्ट जेएस का काफ़ी अलग अलग तरीके से हो सकता है, और हम लोग अगर जितना करेंगे इसको उतना ज़्यादा रीयूज़ कर सकते हैं। मतलब बेसिकली रिएक्ट एक ऐसा चीज़ है, ये सबसे ज़्यादा आपको यूज़ होता हुआ दिखेगा, क्योंकि बेसिकली दूसरा जो फ्रेमवर्क है, मतलब इसके कॉम्पिटिटर जो फ्रेमवर्क है, वो इतना ज़्यादा पॉपुलर इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि उसका जो पोर्टेबिलिटी है वो इतना ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं है। मतलब रिएक्ट का सबसे ज़्यादा पोर्टेबिलिटी ऑप्शंस रिएक्ट में अंदर ही है, इससे ज़्यादा पोर्टेबिलिटी ऑप्शंस और किसी दूसरे लैंग्वेज के अंदर है नहीं। तो मतलब दूसरे फ्रंट एंड जो फ्रेमवर्क है उसके अंदर है नहीं, तो इसी वजह से रिएक्ट का पॉपुलरिटीज़ बढ़ा। इसका मेन फीचर्स क्या है? इसका मेन फीचर्स है कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर। मतलब जैसे ही हम लोग कुछ भी डिज़ाइंस बनाते हैं, उस डिज़ाइंस को अलग अलग पार्ट में डिवाइड करके एक साथ में जोड़ सकते हैं, जिससे क्या होता है डिज़ाइन का जो प्रोसेस है, डिज़ाइन का जो लाइफ साइकिल है वो बहुत ज़्यादा घट जाता है। डिज़ाइन का प्रोसेस का जो लाइफ साइकिल है वो बहुत ज़्यादा घट जाता है। इससे हम लोगों का जो प्रोडक्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा बूस्ट हो सकता है। ठीक है, तो एक एग्जांपल कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर। हाँ, तो इसीलिए हम लोग बेसिकली यहाँ पे एक एप्लीकेशन बनाते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे npm क्रिएट पार्सल रिएक्ट माइनस एप्लीकेशन, ये रिएक्ट एप्लीकेशन बेसिकली टेम्पलेट का नाम है। उसके बाद जो ऐप बनाएगा उसका ऐप फोल्डर, तो इसको डायरेक्टली सेटअप कर लेते हैं, जिससे हम लोग का वन क्लिक में ये सेटअप हो जाएगा। ओके, CD एडवांस के अंदर घुसा और उसके बाद यहाँ पे क्रिएट रिएक्ट ऐप एंड उसके बाद डॉट डाल दिया। ठीक है, तो इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो आएगा HTML के ऊपर बेस करके। तो यहाँ पे sudo करके फिर से मैं एक बार, जो मुझे नहीं आता है वैसे। हाँ हाँ, आपके मुझे पास नहीं आता। आपको नहीं आएगा Windows क्योंकि है। हाँ विंडोज़ है, आपको परमिशन इशू नहीं आएगा। यहाँ पे मैक और लिनक्स में परमिशन इशू आ सकता है। यहाँ पे बोल रहा है कि ऑलरेडी पहले से है, तो इसलिए ये प्रॉब्लम दिखा रहा है। ओके, एक बार नहीं, एडवांस तो अभी बने हम लोग, नहीं था पहले से। पहले से नहीं था। यहाँ पे ब्लैंक नहीं है ना पूरा, ओके, तो ये बोल रहा है कि डायरेक्टरी इज़ नॉट एम्प्टी। तो एम्प्टी नहीं होने की वजह से फिर से वो रिक्रिएट नहीं कर रहा है। क्रिएट पार्सल, पार्सल के बाद रिएक्ट, अच्छा सारा यहाँ पे डाल दिया एक साथ में, जितने भी टेम्पलेट्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अलग अलग सारे टेम्पलेट्स यहाँ पे एक साथ में डाल दिया। तो सर डॉट क्यों? ओके, अपनी बता दो डॉट मतलब करंट डायरेक्टरी। करेक्ट डिक्लेयर डाल दो, यस करेक्ट। बट यहाँ पे ऐप नेम था ना सर? हाँ, दिखा रहे थे मुझे यहाँ पे बेसिकली क्या है, कौन सा टेम्पलेट हम लोग चूज़ करेंगे, उसके बाद उसका फोल्डर नेम क्या होगा वो एक्चुअली देने का ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ था। मतलब बेसिकली क्या हुआ, यहाँ पे क्रिएट पार्सल जो है बेसिकली ये टेम्पलेट डाउनलोड करने का ऑप्शन है। उसके बाद कौन सा टेम्पलेट हम लोग चूज़ करते हैं, उस टेम्पलेट नेम, और उसके बाद उस टेम्पलेट को किस नाम पे हम लोग अपने वर्क प्रोजेक्ट में लगाना चाहते हैं, यही है बेसिकली प्रोसेस। तो यहाँ पे ऑलरेडी क्रिएट पार्सल क्या था आपने बताया? क्रिएट पार्सल बेसिकली प्रोजेक्ट क्रिएट करने का ऑप्शन है। मुझे क्रिएट करना, मतलब प्रोजेक्ट को डाउनलोड करके, मतलब बेसिकली ये सारा जो प्रोजेक्ट है ना, ये सैम्पल प्रोजेक्ट, ये सारा सैम्पल प्रोजेक्ट ऑलरेडी गिटहब के अंदर डाला हुआ है। तो उसी जगह से ये जो सैम्पल प्रोजेक्ट का जो स्ट्रक्चर है उधर से डाउनलोड किया। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली ये सारा मैंने एक्चुअली कोई टेम्पलेट नेम नहीं लिखने की वजह से यहाँ पे सारा जितने भी प्रोजेक्ट फोल्डर का स्ट्रक्चर है सारा डाल दिया यहाँ पे। ओके ओके ओके, ठीक है, अभी इसमें डालने के बाद अभी क्या कर रहा है, यहाँ पे आप अगर देखोगे तो यहाँ पे सारे प्रोजेक्ट फोल्डर में ये सेटअप ऑलरेडी दिया हुआ है।
बेसिक, ठीक है। यहाँ पे क्लाइंट वाला बेसिक सेटअप है। उसके बाद यहाँ पे रिएक्ट को एज ए सर्वर एप्लीकेशन अगर बनाना चाहते हैं तो उसका सेटअप यहाँ पे दिया हुआ है। उसके लिए यहाँ पे जो भी डिपेंडेंसी की ज़रूरत पड़ेगा वो यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है, डिपेंडेंसी के साथ यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे स्टैटिक वाला ऑप्शंस में अगर जाते हैं तो यहाँ पे भी एक ऑप्शंस दिया हुआ है। तो ये पे मेनली बहुत अलग अलग टाइप का ऑप्शंस है, बट बेसिकली क्या है, हम लोगों को कौन सा ऑप्शंस यहाँ पे चूज़ करना चाहिए। बेसिकली देखिए, रिएक्ट है फ्रंट एंड फ्रेमवर्क, मतलब फ्रंट एंड लाइब्रेरी बोल सकते, फ्रेमवर्क नहीं बोलेगा, फ्रंट एंड लाइब्रेरी। तो फ्रंट एंड लाइब्रेरी का होने के वजह से यहाँ पे रिएक्ट क्लाइंट जो है ये सबसे ज़्यादा इजी टू यूज़, और इसका जो सेटअप है हम लोगों को कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ता है फाइनल प्रोडक्शन के टाइम पे। अदरवाइज़ हम लोगों को अगर दूसरा ऑप्शंस लगे, मतलब बेसिकली रिएक्ट सर्वर वाला ऑप्शंस अगर लगे खास करके, तो उसके लिए हम लोगों को जो सर्वर होना चाहिए उसमें नोड.जेएस एनवायरनमेंट इनेबल्ड होना चाहिए। तो जो कुछ कुछ सर्वर में इनेबल होता है, कुछ कुछ सर्वर में नहीं हो सकता है। तो बेसिकली जिस सर्वर में नहीं होगा उस सर्वर में ये रिएक्ट सर्वर वाला जो पार्ट है वो नहीं चलेगा, बट रिएक्ट क्लाइंट वाला जो पार्ट है वो चल जाएगा। रिएक्ट स्टैटिक जो है ये बेसिकली क्या करता है, जब हम लोगों का इसका प्रोडक्शन वर्जन जब निकलता है, प्रोड्यूस होता है, तब ये बेसिकली आपका आउटपुट जो होता है वो HTML फाइल्स में दे देता है। मतलब जितने भी हम लोगों को HTML पार्ट देखना चाहते हैं सारा HTML फाइल्स यहाँ पे बिल्ड करके दे देता है। तो ये सबसे बड़ा अच्छा चीज़ है अगर आपको थोड़ा सा ज़्यादा पेज के डायनामिक ऑप्शंस के साथ अगर आप वेबसाइट बनाना चाहते हो तो। बट ये थोड़ा सा हार्ड है इसको डेवलप करना, और इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है जो मैंने काम करते हुए इसका देखा था, थोड़ा सा दिक्कत आ जाता है। तो इसी वजह से क्या हुआ है, हम लोग रिएक्ट क्लाइंट को पहले सीखे, उसके बाद बहुत सारा ऑप्शंस है। और वेनिला जेएस जो है, वेनिला बेसिकली क्या है आपका कोई भी जावास्क्रिप्ट अगर आप चाहो यूज़ करने वो आप कर सकते हो, ठीक है। तो इसलिए मैंने बाकी सारे जो ऑप्शंस है अभी इस बाकी सारे ऑप्शंस को मैंने अभी के लिए डिलीट कर देता हूँ। ओके, चलेगा सर। ये आपने अच्छा अच्छा बताया सर। नहीं तो confused था। क्योंकि हाँ, क्या बोल रहे थे? आपने अच्छा बताया वो रिएक्ट लाइन, और मुझे कोई इतना डिटेल में नहीं बताता कि डॉट डालने के बाद क्लाइंट भी आता है, सर्वर भी आता है, और वेनिला नहीं भी नहीं, आता है। एक्चुअली क्या हुआ यहाँ पे जो डॉट जो डाला, डॉट बेसिकली करंट डायरेक्टरी को मेंशन करता है, ठीक है। ओके, बट इसके आगे अपने डाला नहीं है। नहीं, एक्चुअली क्या हुआ था, मैंने ये जो रिएक्ट क्लाइंट जो है ये ऑप्शन मैंने मिस कर दिया था। अगर मैं इसको मिस नहीं करता तो देखिए बेसिकली क्या हुआ था, यहाँ पे मैं अगर इसके अंदर जाके मैं अगर इसको मिस नहीं करता तो बेसिकली इसका प्रोसेस क्या होता, यहाँ पे सूडो तो डालना पड़ेगा ये प्रोसेस की वजह से। मैंने पहले इसको क्लियर कर लेता हूँ। यहाँ पे सूडो पहले डाला, उसके बाद यहाँ पे npm pm क्रिएट npm parse क्रिएट पार्सल शायद, हाँ, npm create parse yes क्रिएट parcel PARCL पार्सल। उसके बाद रिएक्ट क्लाइंट, client चाहिए हमें, yes। बेसिकली नाम ये क्या ये है टेम्पलेट, मतलब ये जो टेम्पलेट है इस टेम्पलेट को कॉल कर रहे हैं। इस टेम्पलेट को कौन से नाम पे हम लोग डालना चाहते हैं, यहाँ पे माई ऐप बोलेगा तो माई ऐप फोल्डर में जाएगा, बट मैंने बोल रहा हूँ कि नहीं मुझे एडवांस फोल्डर में ही डाल दो। तो जैसे ही मैंने बोलूँगा एडवांस फोल्डर में डालना है तो उसके लिए डॉट मैंने मेंशन कर रहा हूँ कि डॉट, करंट करंट डेट में डाल दिया। मतलब बेसिकली और रजनीकांत का एक सिनेमा देखा था ना, शिवाजी बोलकर, शिवाजी, हाँ, अरे बहुत हाँ, सही था। उधर एक डायलॉग था ना, डॉट डॉट मतलब अभी, अभी ठीक है। तो अभी यहाँ पे डालना है, ठीक है। फिर से यहाँ पे प्रॉब्लम बोल रहा है कि यहाँ पे हिडन फाइल रह जाता है, देखते हैं।
इंडियन फाइल दिख नहीं रहा है, बहुत प्रॉब्लम। ठीक है, तो अभी यहाँ पे इसको बंद कर देते। अभी यहाँ पे फिर यहाँ पे ये ओपन करते टर्मिनल में। ओके ये जो ऑप्शंस है इसके अंदर डॉट अभी नहीं डलेगा। अभी यहाँ पे एडवांस एडवांस ई डी भी ए पी पी इस तरह का नाम दिया, ए डी बी एडवांस ऐप, ए डी बी माइनस ऐप ऐसा नाम डाल दिया। तो क्या होगा, दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि बेसिकली मैंने वो जो डाला था उसके वजह से यहाँ पे प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे npx जो कमांड लाइन है ये एक्चुअली वर्सन 18 के ऊपर अगर होगा, नोट वर्सन 18 के ऊपर, तभी जाके ये npx जो है ये काम करता है। npx मतलब नोट पैकेज एग्जीक्यूटर। ओके तो एग्जीक्यूटर कमांड है। उसके बाद यहाँ पे हम लोगों का प्रोजेक्ट अभी जो है क्लाइंट वाला वो यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, विथ नोट मॉड्यूल के साथ। बेसिकली नोट मॉड्यूल अभी पहले डाउनलोड नहीं हो रहा था, प्रॉपर परमिशन नहीं मिलने की वजह से। अभी मैंने इसमें एक काम कर देता हूँ, परमिशन मोड ऑन कर देता हूँ, मोड करके R 777 मतलब ऑल, रीड राइट एग्जीक्यूट एवरीथिंग कर सकते हैं सारे फोल्डर्स के लिए। यह है कमांड। उसके बाद cd adb ऐप इसमें गया। जाने के बाद यहाँ पे इसको ओपन करते हैं। तो यहाँ पे ओपन करने के बाद जैसे हम लोगों का सिंपल जो ऑप्शंस है उसी हिसाब से यहाँ पे देख रहे हैं। ओके, यहाँ पे थोड़ा बहुत कुछ सेटिंग्स कर लेते हैं जो बेहतर होगा। यहाँ पे एक ऑप्शंस डालते क्लीन। मतलब बेसिकली क्या होगा, डिस्ट फोल्डर जैसे ही क्रिएट होगा तो यहाँ पे मतलब डिस्ट फोल्डर को क्रिएट करने से पहले हम लोगों को क्लीन करके फिर डालेगा तो बेहतर होगा। हम लोगों का कैश का झमेला नहीं रहेगा। npm run clean एंड ये डाल दिया तो बेसिकली क्या होगा, जैसे ही डिस्ट फोल्डर मतलब हम लोग अपना एनवायरनमेंट चलाएंगे, पहले क्लीन करेगा डिस्ट फोल्डर और कैश को, उसके बाद नया डालेगा। npm run clean एंड ये डाल दिया तो बेहतर होगा। उसके बाद यहाँ पे नो नो सोर्स मैप, यहाँ पे कोई सोर्स मैप नहीं चाहिए जिससे फर्दर प्रॉब्लम ना करे। उसके बाद बाकी का जो चीज़ है वो सिंपल है। सोर्स मैप सोर्स कोड नहीं चाहिए, ऐसे बोल दीजिए। नहीं सोर्स कोड नहीं है एक्चुअली। यहाँ पे दिखाता हूँ, जैसे यहाँ पे हम लोग strt स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे देखिएगा एक फोल्डर क्रिएट हुआ जहाँ पे देखिए ये डॉट मैप बोलकर एक फाइल्स एक्स्ट्रा ऐड होकर रहता है। ओके ठीक है, तो ये बेसिकली क्या होता है, ये फाइल एक्चुअली फाइनल प्रोडक्शन फाइल के मतलब ये सारा जो फाइल है, क्योंकि सारा फाइल बेसिकली क्या किया, कंपाइल करके एक फाइल के अंदर डाल देता है सारा चीज़। अगर कुछ भी प्रॉब्लम आता है मतलब डेवलपमेंट के टाइम पे ठीक है, क्योंकि उसमें क्या होता है हम लोगों को पता चलता है कि वो एक्चुअली कौन सी फाइल के थ्रू कनेक्टेड है। तो ये जो सोर्स मैप है ये बेसिकली बोल देता है कि कौन सा डेटा कौन सी फाइल से आया है। ठीक है, सोर्स मैप हम लोग पढ़ नहीं सकते, बट यहाँ पे सोर्स मैप पे ये रिपोर्ट रहता है कि कौन सी फाइल से, मतलब यहाँ पे जो सोर्स में जो भी हम लोग स्ट्रक्चर बिल्ड किया है उस स्ट्रक्चर का जो फाइल यहाँ पे कंपाइल होकर सिंगल फाइल में बैठा है, अगर कहीं पे भी प्रॉब्लम आ रहा है कुछ भी कोड में, वो बोल देता है कि एग्जैक्ट इस फाइल के अंदर ये प्रॉब्लम था
जिसके वजह से आप उस पर्टिकुलर लाइन पर जाके ठीक कर दो। तो डेवलपमेंट के टाइम पे ठीक है, ठीक है, लेकिन जब प्रोडक्शन वर्जन में आप डालोगे तब सोर्स मैप अगर देकर डालोगे तो कोई जरूरत सेंस नहीं नहीं सर, होता है, मतलब कोई जरूरत नहीं सर, करेक्ट। प्रॉब्लम आता है। तो बेसिकली मैंने प्रोडक्शन वर्जन में सोर्स मैप नहीं रखा, लेकिन डेवलपमेंट के वर्जन पे टाइम पे हम लोग सोर्स मैप डाला। तो अगर प्रोडक्शन वर्जन में जाते हैं तो npm run build करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे सिर्फ ओनली 3 फाइल आया, index.html, css फाइल और js फाइल, ये तीनों फाइल सिर्फ आया और इसके ज़्यादा कुछ नहीं, ओके ठीक है। तो यही हम लोग का लाइव एप्लीकेशन का पार्ट है। उसके बाद और भी बहुत सारा चीज़ आगे जाकर जुड़ेंगे, बट ये प्राइमरी पार्ट है, ठीक है। तो अभी हम लोगों को डेवलपमेंट एनवायरनमेंट चाहिए, तो डेवलपमेंट एनवायरनमेंट के लिए npm स्टार्ट, और npm स्टार्ट ओनली तभी चलेगा जब हम लोग मतलब npm स्टार्ट ही सिर्फ चलता है। इसके अलावा जो भी कॉमन लाइन हम लोग यहाँ पे चलाने चाहेंगे वो npm रन, उसके बाद जो कमांड है वो चलाएगा, सिर्फ स्टार्ट के अलावा और कुछ नहीं। npm स्टार्ट नहीं होता, मतलब npm के साथ ही वो कमांड डायरेक्टली नहीं चलता, बीच में रन लगाना पड़ेगा npm स्टार्ट के अलावा। ओके ओनली स्टार्ट ही जो है वो npm के साथ स्टार्ट डायरेक्टली चल सकता है। इसके अलावा और जितने भी हम लोग स्क्रिप्ट चलाएंगे वो npm रन्स के साथ चलेगा, ठीक है। तो हम लोगों का जो प्रोजेक्ट है वो डिफ़ॉल्ट आ गया है यहाँ पे। तो ये बेसिकली है डिफ़ॉल्ट स्ट्रक्चर। यहाँ पे इन जो स्ट्रक्चर है ये एक्चुअली फाइनली जेएस में कंपाइल हो रहा है, बट इसका जो एक्चुअल स्ट्रक्चर जो है जैसे मैंने दिखाया था बेसिक में, यहाँ पे एक आईडी डाला जिस आईडी का अंदर सारा डेटा रेंडर हो रहा है। इसका मेन चीज़ यही है कि अगर आप इसको व्यू सोर्स करोगे तो यहाँ पे कोड इतना अच्छा दिखाएगा, ओके ठीक है। मतलब बेसिकली कुछ दिखा नहीं जो एक्चुअली रेंडर हुआ है यहाँ पे, ठीक है। ये तभी दिखता है जब यहाँ पे आप इंस्पेक्ट एलिमेंट करोगे, और इंस्पेक्ट एलिमेंट पे जाके आप इस ऐप के अंदर ये 2 लाइन जो है ये दिखाई देगा, जो व्यू सोर्स में नहीं दिखेगा। ओके बेसिकली यहाँ पे व्यू सोर्स जो है यहाँ पे आपको वो लाइन नहीं दिख रहा है, लाइनें देख रहे हैं मुझे, ठीक है। बेसिकली ये क्या होता है, ये ऑन रेंडर, मतलब जैसे ही जावास्क्रिप्ट लोड होता है उसके बाद ही ये पेज के जो डेटा है वो दिखता है। तो इसका मतलब यही है कि पूरा जावास्क्रिप्ट से ये पूरा डेटा हैंडल हो रहा है, ओके। कॉन्सेप्ट क्लियर? यस ओके। इसके बाद यहाँ पे बहुत सारा सेटिंग्स यहाँ पे दिया हुआ है। कैसा कैसा सेटिंग्स है देखते हैं। यहाँ पे देखिए बेसिकली रिएक्ट डोम जो बेसिकली ज़रूरत है। उसके बाद पार्सल जो है वो बेसिकली हम लोगों को ज़रूरत पड़ेगा क्योंकि प्रोडक्शन बिल्ड कर रहा है। इसके बाद बेसिकली ये जो टाइप्स है, टाइप्स बेसिकली इसलिए लिखा हुआ है, टाइप्स बेसिकली इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि हम लोग टाइप स्क्रिप्ट यूज़ करने वाले हैं, टाइप स्क्रिप्ट के यूज़ के हम लोग काम करेंगे। तो इसलिए टाइप्स जो है, ये टाइप्स वाला जो पार्ट है ये डिपेंडेंसी में गया है, डेप डिपेंडेंसी में, मतलब डिपेंडेंसी नहीं डेप डिपेंडेंसी में, मतलब ये प्री बिल्ड ऑप्शंस में हम लोग इसको यूज़ करेंगे। लेकिन प्रोडक्शन वर्जन में हम लोग को ये 2 लाइब्रेरी की ज़रूरत पड़ेगा, रिएक्ट एंड रिएक्ट डोम। पार्सल भी नहीं ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है। तो ओके ऑलरेडी हम डेवलपमेंट की जरूरत है। नहीं, पार्सल बेसिकली बिल्ड करने के लिए ज़रूरत पड़ता है, प्रोडक्शन के लिए ज़रूरत नहीं है। प्रोडक्शन के लिए रिएक्ट एंड रिएक्ट डोम यही इन दोनों की ज़रूरत पड़ेगा क्योंकि ये प्रोडक्शन पार्ट है ना। क्योंकि हम लोग जब यहाँ पे फाइनली एक पेज का जो कंटेंट है जो मैंने बिल्ड किया था उसमें क्या है, ये रिएक्ट एंड रिएक्ट डोम ही तो है ना। और उसके बाद यहाँ पे बेबल जेएस लगाया क्योंकि इससे हम लोग ये जो ऑप्शन है ये डालने वाला है। तो ये बेबल जेएस जो है वो बेबल जेएस ऑलरेडी इन पार्सल डाल देगा इसके अंदर। ओके तो index.html के अंदर मतलब जावास्क्रिप्ट जो है, यहाँ पे जावास्क्रिप्ट फाइल जो है उसके अंदर ऑलरेडी डाल देगा। तो बेसिकली लाइब्रेरी फाइल जाएगा, रिएक्ट लाइब्रेरी, उसके बाद पार्सल लाइब्रेरी वो भी जाएगा। जो जो सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगा वो कंप्रेस करके डाल देगा पार्सल जेएस। तो इसीलिए बिल्डर टूल की ज़रूरत पड़ता है। तो यहाँ पे बेसिकली सेटिंग्स कैसा होता है, जब हम लोगों का फ्रेमवर्क सेटिंग्स है
तो फ्रेमवर्क का बेसिकली स्टार्टिंग मेनली यहाँ पे कंटेनर डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, उसके बाद ये कंटेनर डाला, उसके बाद क्रिएट रिएक्ट ऐप, जो बेसिकली हम लोगों को एप्लीकेशन को क्रिएट करने के लिए हम लोगों को यहाँ पे इसको यूज़ करना पड़ा, मतलब जो कंटेनर है जहाँ पे डेटा पुट होगा उसको डाला। तो यहाँ पे अगर थोड़ा सा टैली कर लेते तो यहाँ पे देखिए रिएक्ट रेंडर डायरेक्ट है, बट यहाँ पे रिएक्ट रेंडर के पहले यहाँ पे क्रिएट रिएक्ट ऐप बोलकर एक ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ। उसके बाद फाइनली यहाँ पे रूट डॉट रेंडर करके यहाँ पे रिएक्ट का जो कंपोनेंट्स जो बनाए वो यहाँ पे डाला है। जो ये जो कंपोनेंट है, मतलब बेसिकली ये जो पार्शियल जो कंपोनेंट था यहाँ पे, ये वाला बेसिकली एक कंपोनेंट है, ठीक है। तो इस कंपोनेंट को यहाँ पे इस ऐप डॉट टी एस एक्स में यहाँ पे बिल्ड किया, सिंपल पार्ट, ठीक है, जो बेसिकली कंपाइल करके इसके अंदर डाल देते हैं। ओके, तो ये बेसिक स्टार्टिंग प्रोसेस जो हम लोगों को जैसे रिएक्ट को बिल्ड करना शुरू करते हैं वो उसके हिसाब से ये काम करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हम लोग जब रिएक्ट के अंदर काम करते हैं, यहाँ पे सारा चीज़ मतलब ये जो है, ये जो चीज़ है, चाहे तो हम लोग इसको कम्प्लीटली ब्लैंक कर सकते हैं क्योंकि कभी कभी ज़रूरत पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सपोर्ट फंक्शन ओरिएंटेड में अगर हम लोग लिखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा सिंपल होगा। अदरवाइज इसको क्लास ओरिएंटेड में भी लिख सकते हैं, बट क्लास ओरिएंटेड में ये काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, तो इसलिए इसको सिंपल करने के लिए फंक्शन ओरिएंटेशन में लिखना अच्छा है। यहाँ पे एक लाइन का अगर कमेंट हो तो यहाँ पे हेलो रिएक्ट ऐप करके एक लाइन का जो आउटपुट है वो डायरेक्टली दे देता है। इसको रिफ्रेश करते हैं, एनवायरनमेंट को स्टार्ट करना पड़ेगा। डेव एनवायरनमेंट डाला, उसके बाद यहाँ पे इसको देख पाया एक लाइन का, ठीक है, हेलो रिएक्ट ऐप। बट जैसे ही हम लोगों को यहाँ पे मल्टीपल लाइन्स होगा तब यहाँ पे ओवल ब्रैकेट जो है उसको डालना पड़ेगा। इसको डालने के बाद फिर यहाँ पे क्या करना होगा, यहाँ पे ये जो है ये बेसिकली रिएक्ट डायरेक्टिव बोलते हैं इसको बोलते हैं रिएक्ट डायरेक्टिव, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे आप इसको डाल सकते हो या आप इसको एज ए डीप बोलकर डाल सकते हो, प्रॉब्लम नहीं है। बेसिकली क्या है, आपको कम से कम ये जो कर्ली ब्रेस है ये आपको एक पेरेंट एलिमेंट डालना पड़ेगा जिसके अंदर हम लोग मल्टीपल एलिमेंट्स डाल सकते हैं। मतलब यहाँ पे जो मल्टीपल एलिमेंट्स का जो हेल्प दिखा रहा है वो यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। मतलब बेसिकली ऐसा नहीं है कि आप इसको छोड़कर ऐसे डालोगे तो क्या होगा, इस तरीके का प्रॉब्लम दिखेगा। ऐसा अगर होगा तो ये प्रॉब्लम दिखेगा, ये काम नहीं करेगा प्रॉपरली। ये एक्चुअली मैं इसलिए डिटेल्स में दिखा रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे नए जो रिएक्ट में काम स्टार्ट करते हैं उनको इसी चीज़ के ऊपर ज़्यादा दिक्कत आ जाता है, ठीक है। तो जैसे ही हम थोड़ा मुझे भी समझने में थोड़ी दिक्कत आ रही है, पर एक बार मैं अपनी रिकॉर्डिंग तो 3-4 बार दर्शन लूँगा, आ जाते हैं। बेसिकली जब आप प्रैक्टिस करोगे तब आपको काफ़ी ज़्यादा समझ आ जाएगा, क्योंकि हैंड्स ऑन करने से ही आपको समझ आएगा। तो यहाँ पे मेनली क्या होगा, यहाँ पे ये जो है डीप जो है, ये डीप बेसिकली आपको बाइंडर है जो एक्स्ट्रा आपको बाइंडिंग प्रोवाइड कर रहा है मल्टीपल एलिमेंट्स को। आप यहाँ पे डीप रख सकते हो या आप थोड़ा डीप बिना डीप आप ऐसे भी रख सकते हो, वो भी आपको कोई कंप्लेन नहीं करेगा। बेसिकली इस ये जो है इसको रिएक्ट डायरेक्टिव मैंने बोला, बेसिकली इसको रिएक्ट डायरेक्टिव भी बोलते हैं। उसके बाद हम लोग अपना जो भी कोड है वो कर सकते हैं। अभी बेसिकली क्या है, यहाँ पे मैंने सारा चीज़ डिलीट कर दिया था। अभी इसके अंदर मुझे अगर कोई भी HTML मतलब कोई भी CSS लिखना है, सिंपल CSS CLOR कलर H1 टैग में मैंने रेड कलर डालना चाहता हूँ, जस्ट मैंने यहाँ पे रेड कलर डाल दिया, ठीक है। अभी देखिए रेड कलर डाल दिया, लगे दिखा नहीं दिखा,
अभी इसको दिखाने का प्रोसीड्यूर क्या है? इसको दिखाने का प्रोसीड्यूर बहुत ज़्यादा सिंपल है, ज़्यादा कुछ करना नहीं है, जस्ट सिंपल इम्पोर्ट IMPORT इम्पोर्ट यहाँ पे app.css इसको जस्ट इंपोर्ट कर देना है उस फाइल को। उस फाइल को इंपोर्ट करने से इस यहाँ पे ऑटोमेटिकली यहाँ पे जो आउटपुट है वो अपडेट हो जाएगा। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली क्या हुआ, ये HTML मतलब जावास्क्रिप्ट के अंदर CSS को लोड कर दिया, जावास्क्रिप्ट के अंदर ही CSS लोड कर दिया। और ये बेसिकली बिल्डर टूल के वजह से हुआ, ये एक्चुअली नॉर्मली नहीं हो पाएगा। नॉर्मली अगर आप कोशिश करोगे तो नहीं होगा, ये सिर्फ हो पाया बिल्डर टूल के वजह से, मतलब जो हम लोग पार्सल जैसे जो यूज़ कर रहे हैं उसके वजह से ये कम हो पाया। तो इसीलिए इसीलिए बिल्डर टूल जो है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये हुआ। उसके बाद अगर हम लोग इनलाइन स्टाइल्स डालते हैं, इनलाइन स्टाइल, तो स्टाइल टैग डाला, उसके बाद यहाँ पे जो कर्ली ब्रेस जो है इसको बोलते हैं इंटरपोलेशन साइन। ये जो कर्ली ब्रेस है इसको बोलते हैं इंटरपोलेशन साइन। तो ये जो इंटरपोलेशन साइन है ये बेसिकली स्ट्रिंग के अंदर हम लोग किसी भी तरह का अगर जावास्क्रिप्ट कोड डालना चाहते हैं तब हम लोग ये यूज़ करते हैं टाइपस्क्रिप्ट के अंदर, सॉरी टाइपस्क्रिप्ट के अंदर नहीं, रिएक्ट के अंदर, रिएक्ट जेस के अंदर हम लोग इस पर्टिकुलर चीज़ को यूज़ करते हैं। इसके बाद सेकेंड कर्ली ब्रेस इसलिए डाला क्योंकि यहाँ पे जो भी डेटा हम लोग डालने वाले हैं यहाँ पे मेनली हम लोग काम कर रहे कैसे, जावास्क्रिप्ट के थ्रू। तो जावास्क्रिप्ट के जो CSS सिंटैक्सेस होता है उसी के हिसाब से हम लोग यहाँ पे डेटा डालेंगे। तो यहाँ पे कलर जो है वो तो सिंपल आ जाएगा, कलर कोलोन करके यहाँ पे ऐसे रेड कर सकते थे, रेड या ग्रीन ऐसे डाल सकते थे, है ना, जैसे यहाँ पे CSS में इस तरीके से डाला था। बट यहाँ पे ऐसे नहीं डाला जाएगा क्योंकि ये बेसिकली की वैल्यू पेयरिंग में डाला जा रहा है, तो इसको एज ए स्ट्रिंग डालना पड़ेगा। इसको जैसे ही डालेंगे तभी जाके यहाँ पे जो कलर है वो ग्रीन दिख रहा है। ठीक है, बेसिकली मैं इसको थोड़ा सा फॉन्ट चेंज कर लेता हूँ तो समझ आएगा। तो यहाँ पे ग्रीन दिख रहा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कॉमा डाल के बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड जो है बैकग्राउंड नॉर्मली ठीक है, बट कलर CSS में कलर ऐसे डालते थे जब नॉर्मल स्टाइल जब लिखते थे HTML में, तब बैकग्राउंड माइनस कलर ऐसे करके उसके बाद डेटा डाला जाता था। बट यहाँ पे हम लोग जो कोड कर रहे हैं वो बेसिकली जावास्क्रिप्ट कोड कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे ये जो है इस तरीके से ये करना पड़ेगा की वैल्यू पेयर में स्ट्रिंग का डालना पड़ेगा। हाँ, कि पहले कैमल केस में होगा और उसके बाद स्ट्रिंग के अंदर ये डेटा डालेगा, तब जाके यहाँ पे ये डेटा आउटपुट जो है वो दिखेगा। ठीक है, तो ये बेसिकली जो भी मैंने सिंटैक्स डाला ये इनलाइन CSS हुआ। देखिए जो कन्वर्ट होकर कुछ इस तरीके से दिख रहा है। ओके, ठीक है, तो बेसिकली नॉर्मली क्या हो रहा है, हम लोग जो सिंटैक्सेस लिख रहे हैं वो सारा सिंटैक्सेस हम लोग लिख रहे हैं जावास्क्रिप्ट में, और जब ये रेंडर हो रहा है ये सिंपल HTML में रेंडर हो रहा है। और इससे बेसिकली चीज़ क्या है, इससे एक चीज़ बेहतर होता है, इसमें हम लोगों का मतलब जावास्क्रिप्ट, रिएक्ट और दूसरा सारे जो भी फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी है उससे रिएक्ट बेहतर इसलिए होता है। रिएक्ट जब डोम रेंडर करता है, यहाँ पे रिएक्ट डोम को आइडेंटिफाई करने के लिए कोई अलग सा एक्स्ट्रा कोई सिंटैक्स या कोड इंटेंशनली डालता नहीं है, जो दूसरा फ्रेमवर्क डालता है, जिससे क्या होता है फाइनल आउटपुट में थोड़ा सा लोड जो है उसका जो फाइल साइज जो है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है। लेकिन रिएक्ट में फाइनल आउटपुट भी बहुत ज़्यादा ऑप्टिमाइज रहता है। इसके वजह से ये रिएक्ट इतना ज़्यादा पॉपुलैरिटीज़ मिला, क्योंकि इसका कोई एक्स्ट्रा
कोड जितना हो सके ऑप्टिमाइज करने की कोशिश किया, तो इसलिए इसमें एक्स्ट्रा कोई कोड यहाँ पे रहता ही नहीं है। ओके, यस। तो ये हुआ बेसिकली स्टाइल्स वाला पार्ट। इसके अलावा अगर हम लोग इसको जो यहाँ पे जो लिखा हुआ है इस चीज़ को हम लोग दूसरा एक फंक्शन से अगर डालना चाहे तो यहाँ पे सिंपल एक फंक्शन किया, फंक्शन में वेलकम, जस्ट वेलकम फंक्शन कर दिया। करने के बाद यहाँ पे रिटर्न करके यहाँ पे मल्टीपल लाइंस यहाँ पे था, बट मैंने यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको यहाँ से हटा के सिर्फ मैंने इस लाइन को यहाँ पे डाल देता हूँ। ठीक है, डालने के बाद मैंने इस वेलकम को यहाँ पे इस तरीके से लिखा, तो क्या हुआ, ये जो लाइन है, जो लाइन मैंने यहाँ पे नहीं लिखा था वो लाइन यहाँ पे आ गया है। ओके, दिख रहा है एक साथ में, बट ये दोनों अलग अलग पार्ट है। अगर मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ, कमेंट आउट करने के लिए फ्रंट स्लैश मतलब कमांड कंट्रोल प्लस फ्रंट स्लैश डालने से ये एक्चुअली कमेंट वाला है, मतलब ये रिएक्ट कमेंट है। ओके, क्योंकि टाइपस्क्रिप्ट में कंट्रोल और फ्रंट स्लैश देना पड़ता है। टाइप ये बेसिकली टाइप स्क्रिप्ट नहीं है, ये रिएक्ट स्क्रिप्ट है। रिएक्ट के अंदर ये ऐसे सिंटेक्स है। कंट्रोल प्लस या ठीक है, तो बेसिकली यहाँ से हम लोगों का नॉर्मली वो जो मल्टी लाइन कमेंट जो है वो वैसे ही है, और यहाँ पे जो ये जो कर्ली ब्रेस है ये बेसिकली इंटरपोलेशन साइन है, जिससे उस पर्टिकुलर चीज़ को ब्लॉक कर दिया। बेसिकली इस तरीके से कैसे क्यों लिखा, क्योंकि बेसिकली ये जो बीच वाला जो चीज़ है ये एक्चुअली एक फंक्शन है, तो फंक्शंस को तो कमेंट आउट से ही करना पड़ता है ना। करेक्ट, यस। तो वैसे ही सेम चीज़ है, तो यहाँ पे इसको कमेंट आउट करने से ये एक्चुअली फंक्शन है, जिस फंक्शन को इस तरीके से यहाँ पे यूज़ किया। बट यहाँ पे फंक्शन नेम जो है, मैंने जावास्क्रिप्ट लिखने के टाइम पे बोला था कि फंक्शन नेम हमेशा स्मॉल कैरेक्टर से स्टार्ट होता है, क्लास हमेशा कैप्स होता है। ओके, हाँ। बट बेसिकली यहाँ पे बेसिकली ये जो वेलकम जो मैंने लिखा ये बेसिकली आइडेंटिकल है। ठीक है, ये जो W जो कैपिटल में लिखा ये बेसिकली आइडेंटिकल है, मतलब बेसिकली ये एक एलिमेंट प्रोड्यूस कर रहा है जो बेसिकली एक क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओह, तो इसलिए ये जो फंक्शन का जो नाम है वो कैपिटल में लिखा गया है। ठीक है, ओके, अगर हम लोगों को सेम फाइल के अंदर हम लोग रख रहे हैं, मतलब फंक्शन अगर एक्स्ट्रा एडिशनल फंक्शन हो या जो भी प्रॉपर्टी हो, अगर हम लोग एक ही फाइल में रख रहे हैं तो उसके लिए हम लोग को एक्सपोर्ट डालने की पहले ज़रूरत नहीं पड़ता है, क्योंकि एक्सपोर्ट तभी ज़रूरत पड़ता है जब हम लोग दूसरे फाइल के साथ कनेक्ट करते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पे एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है, तो एक्सपोर्ट करने के बाद ही क्या होता है, हम लोग यहाँ पे दूसरा फाइल नेम डाल सकते हैं। यहाँ पे भी फाइल नेम का कोई भी ऐसा नहीं है कि कोई स्टैंडर्ड है, हम लोग कोई भी स्टैंडर्ड यूज़ कर सकते हैं, बट ये एक स्टैंडर्ड है जिससे हम लोग यहाँ पे इसको इस तरीके से डाल दिया। तो ये हो गया हम लोग का एक्सटर्नल फाइल, जहाँ पे हम लोग फाइल को स्प्लिट कर दिया, मतलब कोड जो था सिंगल लाइन कोड मतलब मल्टी लाइन कोड्स, उसको स्प्लिट करके हम लोग का फाइल डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ा दिया, जैसे हम लोगों का प्रोजेक्ट जो है मेंटेन करना आसान हो जाए। सर एक क्वेश्चन, अभी आपने एक्सपोर्ट फंक्शन ऐप लेगा, ओके, और यहाँ पे इधर जाके भी उधर की एक्सपोर्ट लेगा, फिर यहाँ पे एक्सपोर्ट लिखना पड़ता है। जिस फंक्शन जो प्रॉपर्टी को हम लोग दूसरे फाइल के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं उसके पहले हम लोगों को एक्सपोर्ट लिखना पड़ता है, और वो आगे जाके वो इंपोर्ट होता है। ओह, तो फंक्शन और नीचे भी और रो नंबर 5 के भी ऊपर लिखा सर, उधर जरूरत नहीं पड़ेगी ना, लिखना पड़ेगा। बेसिकली ये जरूरत पड़ेगा, और रो नंबर 2 का तो नहीं है, और ये तो लिखना ही पड़ेगा क्योंकि कहाँ पे प्लेस करना है। कहाँ पे प्लेस करना है। बेसिकली ये लाइब्रेरी है और ये आपका यूजेबिलिटी है। पाइथन में जैसे होता है ना कि आप अगर थर्ड पार्टी लाइब्रेरी का अगर कोई यूज़ करते हो तो आप पहले लाइब्रेरी को लिंक करके उसके बाद अपना जो प्लेस है उस प्लेस में ही तो फंक्शन को डालते हो ना। करेक्ट करने वो तो समझा मुझे। रो नंबर 5 की जरूरत क्यों पड़ी फिर, वहाँ पे एक्सपोर्ट लिखा है मैंने सर।
वेलकम से वेल गेस में फोन से क्या अंदर हाँ, कौन सा रोल नंबर नंबर लाइन का? रोल नंबर 5। रोल नंबर 5? हाँ यस 5 हाँ क्योंकि ये मैंने वहाँ पे लिखा है सर। यहाँ पे ये वाला, हाँ ये वाला, इसलिए डायरेक्ट ये वाला जरूरत पड़ रहा है क्योंकि ये भी तो फाइनल एग्जीक्यूटर नहीं है। फाइनल एग्जीक्यूटर तो ये है, इंडेक्स डॉट टी एस एक्स। ओके तो यहाँ पे कोई भी एक्सपोर्ट नहीं दिख रहा है। यहाँ पे एक्सपेक्ट नहीं है तो मैं गया ओके ऐप डॉट टी एस एस में गया ऐप डॉट एस एस में ये जो ऐप डॉट टी एस एक्स है, बेसिकली इस फाइल से इस फाइल में गया, ओके ठीक है, इस फाइल से इस फाइल में आया, ओके और इसी फाइल के अंदर ये फाइल को भी कॉल किया गया है, यस अब ऊपर किया फर्स्ट रो नंबर 1 पे किया यस ठीक है। तो बेसिकली इसी तरीके से हम लोग को लिंक को फाइंड आउट करना पड़ता है जब हम लोग प्रोजेक्ट का लिंक फाइंड आउट करते हैं। क्योंकि बेसिकली क्या है, आपको कोई काम पकड़ा दिया, आपको पता नहीं है कि आपका फोल्डर स्ट्रक्चर क्या है, तो कहीं पे भी जाके आप पहले रिएक्ट का प्रोजेक्ट अगर हो तो पहले रिएक्ट का प्रोजेक्ट हो या कुछ भी प्रोजेक्ट हो, आप जाके पहले देखो। यहाँ पे तो आपको इंडेक्स डॉट एचटीएमएल दिख रहा है, कहीं कहीं पे शायद आपको इंडेक्स डॉट एचटीएमएल भी नहीं दिखता होगा, हो सकता है, ठीक है। ओके तो बेसिकली क्या है, आपको पैकेज डॉट जेसन में जाके पहले देखो कि यहाँ पे स्टार्ट में क्या लिखा हुआ है। अगर आपको कुछ पता चल रहा है तो ठीक है, नहीं पता चल रहा है तो छोड़िए, क्योंकि यहाँ पे आपको शायद कॉमन लाइन दे दिया, बट उसका कोई एंट्री फाइल ज़्यादा दिख नहीं रहा है। होता है बहुत सारे प्रोजेक्ट में। तो यहाँ पे पहले पार्सल यहाँ पे देख लो कि कुछ आपको समझ आ रहा है या नहीं, मतलब लिंक लिंक कुछ पता चल रहा है या नहीं। अगर पता चल रहा है तो ठीक है, नहीं पता चल रहा है तो आप यहाँ पे कहीं पे भी अगर सोर्स फोल्डर दिखता है तो सोर्स फोल्डर के अंदर जाकर पहले ही आप देखो कि इंडेक्स बोलकर कोई एक्सटेंशन वाला फाइल है कि नहीं। इंडेक्स डॉट जे एस होगा, इंडेक्स डॉट टी एस होगा या टी एस एक्स होगा, जो भी होगा आपको होगा। तो उस पर जाके देखना शुरू करो। तो उसमें आपको किसी दूसरे फाइल के साथ ये डायरेक्टली कनेक्ट नहीं होता, ये एक्चुअली मेन फाइल होता है इन जनरल, ठीक है। ओके इसका नाम चेंज हो सकता है, मतलब इंडेक्स डॉट जेएस के जगह पे दूसरा नाम भी हो सकता है। अगर दूसरा कोई नाम होता है तो यहाँ पे आपको मेन में आपको वो दूसरा फाइल का नाम दिखेगा या सोर्स में दूसरा फाइल नाम दिखेगा, जिससे ये एक्चुअली एंट्री फाइल होने वाला है। ओके डिफ़ॉल्ट आपका जो एंट्री फाइल होगा वो इंडेक्स डॉट जेएस ही होगा। इसके अलावा दूसरा फाइल भी एंट्री पॉइंट हो सकता है, वो बेसिकली मेंशन किया हुआ रहेगा। अगर मेंशन नहीं किया हुआ है तो बाय डिफ़ॉल्ट वो इंडेक्स डॉट टी होगा। इंडेक्स तो इंडेक्स फाइल में जाकर आप पहले देखना कि आपका कोड क्या है और उसका लिंक कहाँ कहाँ से हुआ है। तो ये ऊपर वाला जो दो लिंक है, ये ऊपर वाला दो लिंक तो बेसिकली लाइब्रेरी लिंक है, करेक्शन वो क्लाइंट और उसमें राइट ठीक है। वो ऊपर दो लाइब्रेरी लिंक है, लेकिन ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट आपका एक्चुअली फाइनल आउटपुट ये है बेसिकली थर्ड पार्टी जो है वो ये है थर्ड पार्टी, ठीक है। तो ये यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद जैसे ही यहाँ पे ये कनेक्ट किए, कनेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको दूसरा फाइल का स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा। दूसरा फाइल स्ट्रक्चर क्या बोल रहा है, दूसरा फाइल स्ट्रक्चर भी सेम बोलेगा कुछ ना कुछ, कि कुछ इंपोर्ट हुआ है लाइब्रेरी, मतलब जो नोड मॉड्यूल से आ रहा है। नोड मॉड्यूल से जो आ रहा है वो बेसिकली ऐसे दिखता है। और जैसे ही हम लोगों का रिलेटिव होता है तो रिलेटिव मतलब बेसिकली डॉट दिखता है। ये बेसिकली डॉट फ्रंट स्लैश जब दिखेगा, मतलब ये डबल डॉट हो सकता है, सिंगल डॉट हो सकता है, बेसिकली ये रिलेटिव पथ से आ रहा है, मतलब कहीं ना कहीं हम लोगों के प्रोजेक्ट के अंदर ही इसका एग्जिस्टेंस है। ओके तो यहाँ पे भी आप देखिएगा कि यहाँ पे भी आपको प्रोजेक्ट के अंदर ही एग्जिस्टेंस प्रोजेक्ट दिख के रहा है। अंदर वेलकम प्रोजेक्ट के अंदर ही होगा गुड डॉट से तो इस तरीके से ये पूरा जो स्ट्रक्चर है इस तरीके से बनता है। तो यही है बेसिक स्ट्रक्चर, जिस स्ट्रक्चर को फॉलो करके हम लोग अपना काम को स्टार्ट करते हैं। उसके बाद हम लोग मेनली यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है सिंपल, जो भी यूआई डिज़ाइन बिल्डिंग का जो भी डिज़ाइन का काम करते हैं उसके लिए हम लोग को डिज़ाइन को एक्चुअली प्रॉपरली यूज़ करने के लिए मैंने जैसे दिखाया था वो जो साइट जो डिज़ाइन ये वाला जो ये डिज़ाइन बेसिकली बूटस्ट्रैप से यूज़ करके कर रहा हूँ। तो यहाँ पे बेसिकली बूटस्ट्रैप का सपोर्ट लेना पड़ेगा। तो
बूटस्ट्रैप सेटअप करेंगे। बूटस्ट्रैप सेटअप करने के बाद उसको प्रॉपरली सेटअप करके फिर यूआई बनाएगा। तो धीरे धीरे करके आगे बढ़ेगा। तो बूटस्ट्रैप, टेलविंड सीएसएस, बहुत सारा थर्ड पार्टी लाइब्रेरी, सीएसएस इमेजेस, बहुत कुछ है जो धीरे धीरे आगे बढ़ के देखेंगे। तो आज क्या इतना ही तक। नहीं सर, बस हो गया। बस मैं बोलने वाला था बस, क्योंकि मुझे अभी बहुत अभी थोड़ा ऊपर से जा रहे हैं, मुझे अभी देखना पड़ेगा। ये थोड़ा प्रैक्टिस है तो इसको प्रैक्टिस हाँ कर लेते हैं। बेसिकली, हाँ जो भी चीज़ें मैंने दिखाया ये नेसेसिटी है सीखना, क्योंकि अगर आपको ये सारा नॉलेज होगा तभी जाके आगे बढ़ेगा। आगे बढ़ पाएंगे। सही बात है सर, क्योंकि आज का थोड़ा मुझे है ना मेरे ऊपर गया, फ्रैंकली बता दो, क्योंकि समझ में तो आया,